इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी 2021 और 2022 डिस्कस करेंगे। किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी भी यूपीएससी को निकालने के लिए ना एलआरपी अप्रोच बहुत ज़रूरी है। एलआरपी मतलब होता है लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस। ठीक है, ये 3 स्टेजेस होती हैं प्रिपरेशन की। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है ना स्टूडेंट्स की, वो होती है कि वो लर्न और रिवाइज पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं और प्रैक्टिस पे उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि एलआरपी अप्रोच होती क्या है और 2021 और 2022 के बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, फर्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है हमेशा लर्निंग स्टेज। लर्निंग स्टेज में बॉटम अप अप्रोच लगाना होता है हमें। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज़ प्लस कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे आपको स्टार्ट करना है। ये कौन कौन सी बुक्स हैं ये हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये वाली स्टेज पूरी कवर कर लोगे देन आप डिसाइड करोगे क्लास नोट्स। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप अपने क्लास नोट्स बनाओगे, कुछ अपने सेल्फ नोट्स भी बनाओगे, उसी के साथ साथ कोचिंग मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, जब आप ये कवर कर लोगे देन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल। वैल्यू एडिशन मटेरियल बेसिकली होता है करंट अफेयर्स का मटेरियल, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सब के जजमेंट्स। ठीक है, अब 2021 वाला का जो पेपर है वो जून 2021 में है, तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप लोग एनसीईआरटी और बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको स्किप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास क्लास नोट्स हो या कोचिंग मटेरियल हो, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी कवर करो, 1 से 1.5 महीने में कवर करो, मार्च लास्ट तक इसको कवर करो। ठीक है, न्यूज़पेपर भी अब आपके पास पढ़ने का स्कोप नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक मटेरियल नहीं होगा, बेसिक नॉलेज नहीं होगा, न्यूज़पेपर में आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से ऐड करना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में मैक्सिमम आप 1 आवर दो, इससे ज़्यादा का समय मत देना। ठीक है, देन वैल्यू एडिशन का काम बेसिकली प्रीलिम्स में तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इसकी, बट मेंस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। प्रोवाइडेड वैल्यू एडिशन आप तभी पढ़ सकते हो जब आप ये सेकंड स्टेज पूरी कर चुके हो, क्लास नोट्स एंड कोचिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये लर्निंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप हमेशा बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना। 2022 वाले तीनों स्टेजेस फॉलो करो और 2021 वाले फोकस रखो सेकंड स्टेज पे, क्लास नोट्स एंड कोचिंग मटेरियल पे। अगर आप इतना कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप प्रैक्टिस स्टेज पे अच्छे से करो। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब आप ये लर्निंग स्टेज पूरी कर लोगे उसके बाद आएगी रिवाइज स्टेज। लर्निंग और रिवीजन साइड बाय साइड चलेंगे आपके। ठीक है, रिवीजन में कुछ नहीं होता, जो हमने लर्निंग स्टेज में बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी है उसमें हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब न्यूज़पेपर एंड वैल्यू एडिशन रोज़ डेली चलेंगे, इसी के साथ साथ अपने क्लास नोट्स रिवाइज करोगे और बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को आप लास्ट में रिवाइज करोगे। जब आप लर्न और रिवाइज का काम पूरा कर लोगे देन उसके बाद आएगा प्रैक्टिस स्टेज। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अगर 90% टाइम भी दे दो, 10 बार भी किताबें पढ़ लो, पर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बहुत सीधा सा फंडा है इसमें। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ निकालने के लिए प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको कम से कम 10,000 से 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। 10,000 15,000 का मतलब होता है कि आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपको 100 से 150 टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी ही लगानी है। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 से 150 टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। इसी के साथ टारगेट रखो कि जैसे जून में एग्ज़ाम है आपका, तो आप मई तक ये सारे टेस्ट पूरे कर लो और उसके बाद जो आपका जून वाला मंथ होगा उसमें इन सब टेस्ट को रिवाइज करो। किताबें रिवाइज करने की जगह रिवाइज थ्रू टेस्ट। अगर आप ये काम करते हो देन फॉर श्योर आप प्रीलिम्स में 100 प्लस स्कोर करोगे ही करोगे। ठीक है, ये तो रही प्रीलिम्स की बात। देन एक और फंडा है कि जो 2021 वाले बच्चे हैं ना, वो अभी सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करो, मेंस की मत करो, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। पर जो 2022 के टारगेट कर रहे हैं
वो प्रीलिम्स और मेंस को साइड बाय साइड लेके चलो, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है कि बिना मेंस की तैयारी के आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। देन अभी मैं इसमें ना कुछ आपकी बुक्स की बात करूँगा। मेंस की टेस्ट सीरीज़ की जब आप बात करोगे तो कम से कम एक किसी भी इंस्टीट्यूट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ तो लगा ही लो, ठीक है। नॉर्मली 24 से 25 टेस्ट आते हैं एक सीरीज़ में, तो वो तो लगा ही लो पूरी। इसमें साथ साथ आप दो चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व कर लेना, एस्से रोज़ लिखते रहो प्लस एथिक्स पढ़ते रहो, ठीक है। एस्से लिखने से पहले एथिक्स ज़रूर पूरा कर लेना, ठीक है। एथिक्स में एटलीस्ट जो थ्योरीज़ है ना आपकी, वो थ्योरीज़ ज़रूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो थ्योरीज़ आपकी एस्से में बहुत काम आएंगी, ठीक है। देन कमिंग टू बुक्स, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी फॉलो करनी है। अभी मैं एनसीईआरटी और कुछ बेसिक स्टैंडर्ड की बात करूंगा आपकी। एनसीईआरटी की जब हम बात करेंगे, आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी क्लास 11-12 की पढ़ लो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे अच्छी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ही है, ठीक है। क्लास 11th एंड 12th की दोनों आपकी जितनी भी बुक्स आती हैं ज्योग्राफी की पढ़ लो। देन एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे, एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे देखो, एनवायरनमेंट में आप सबसे पहले तो NIOS के नोट्स ले लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्किलिंग। इसमें वॉल्यूम 1 आती है एंड वॉल्यूम 2 आती है, फटाफट से कंप्लीट करो, मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, बहुत बेसिक एनवायरनमेंट दे रखी है इसके बाद आप शंकर IAS की स्टैंडर्ड बुक है, यूनिवर्सल बुक है, हर IAS का बच्चा पढ़ता है इसको, ठीक है। ये शंकर IAS की बुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देन कमिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी में रमेश सिंह पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, रमेश सिंह पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। रमेश सिंह पढ़ने की जगह आप मृणाल के नोट्स देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस होंगी, ठीक है। मृणाल के नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं समझ पाते हो, इंटरनेट का इशू है, देन गो विद जुल्फ़िकर सर के नोट्स, ठीक है। जुल्फ़िकर सर के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर आप इकोनॉमी में कर रहे हो देन आपका अच्छा स्कोर आएगा, प्लस जो आपको क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मृणाल की अगर इंटरनेट का इशू है तो आप स्किप कर सकते हो, नीड नहीं है, बट जुल्फ़िकर सर के नोट्स का बेसिक क्लियर रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रमेश सिंह बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक। देन हम जब पॉलिटी की बात करेंगे ना, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है, बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रीलिम्स में, बट बेसिक यहीं से बनेगा आप लोगों का। उसके अलावा आपके जो भी क्लास नोट्स हैं वो ज़रूर पढ़ लेना, क्लास नोट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। देन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्लस न्यूज़पेपर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड न्यूज़पेपर है ना, ये आपका वैल्यू एडिशन करेगा, ठीक है। जब आप मेंस का पेपर देखोगे इस बार का, या प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, वो सब के सब आपके करंट अफेयर्स में से आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनफैक्ट इस बार तो उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस तक पूछे हैं मेंस में, ठीक है, जो कभी नहीं पूछे गए, ठीक। देन उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री की किताबों पे। जब हम हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं ना, अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स में ना एक चीज़ और कर लेना, एनसीईआरटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लेना, और इसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक एनसीईआरटी आती है, उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। देन कम्स द हिस्ट्री। हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो 3 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न, ठीक है। इसमें आपकी जो मॉडर्न की एक पुरानी एनसीईआरटी आती है, R शर्मा शायद उसके ऑथर हैं, ब्राउन कलर का कवर है उसका, वो पढ़ना कंपलसरी है। एंशियंट और मिडेवल आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी में से कवर कर सकते हो, ठीक है। एंशियंट और मिडेवल आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी में से कवर कर सकते हो, और एंशियंट की एक और एनसीईआरटी आती है, पुरानी एनसीईआरटी आती है, वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। इतना करो हिस्ट्री में, और मॉडर्न के लिए लास्ट में स्पेक्ट्रम पढ़ लो, मोर देन एनफ है, ठीक है, मोर देन एनफ है। ये किताबें, बस इतनी किताबें पढ़नी है, किताबों को इकट्ठी मत करना इसको, ठीक। देन उसके बाद आपके पास आता है लास्ट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में जो भी वो किताबें आती हैं उन सबको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की,
सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखो। उसके लिए आपकी CCRT की किताब आती है एक, वो ले लो, उतना पढ़ लो, मोर देन एनफ है। ठीक है, वो मोर देन एनफ है आप लोगों के लिए। CCRT की आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है। CCRT एक गवर्नमेंट की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में रिसर्च करती है, और इसी के साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर की उन्होंने किताब भी लिख रखी है। तो CCRT पढ़ लो, बहुत मोर देन एनफ है। बाकी आप एंशियंट इंडिया में आर्ट एंड कल्चर कवर करोगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना, पिछले साल के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेन फोकस आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल्स पे रहता है, एंड पेंटिंग्स पे रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, देन इसी के अलावा बहुत सारे डाउट आते हैं कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका ये हो गया, इसको रब कर देते हैं, जो आपके छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपकी इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, एंड आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो आपकी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जब आप ये इकोनॉमी की जब NCERT पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब आप इंडियन सोसाइटी का बहुत सारा हिस्सा कवर करोगे। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में बाकी हिस्सा कवर करने के लिए ना आप न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करते रहो। ठीक है, और इंडियन सोसाइटी के क्लास 11th की, इनफैक्ट क्लास 12th की भी एक NCERT आती है, वो एक बार रीड आउट कर लो। रीड आउट का मतलब है जो उसमें कंसेप्ट्स दे रखे हैं, उन कंसेप्ट्स की डेफिनेशंस ज़रूर याद कर लो, ताकि न्यूज़पेपर पढ़ने में आप लोगों को आसानी आए। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड आता है डेमोग्राफी का, डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी वर्ड हो गए, ये सारे वर्ड्स ना, इनकी बेसिक डेफिनेशन ज़रूरी है समझनी, तभी आप न्यूज़पेपर में से मटेरियल ले पाओगे। ठीक है, तो डेमोग्राफी जब आप वर्ड देख रहे हो तो ये सारे वर्ड्स की डेफिनेशन आपको NCERT में मिलेगी। ठीक है, इतना करो इंडियन सोसाइटी में, बहुत है, इससे अलावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जैसे पैट्रियार्की हो गया आपका, वुमेन के इश्यूज़ हो गए, ठीक है, चिल्ड्रन इश्यूज़ हो गए आपके, देन आपका फीमेल फोर्टिसाइड हो गया आपका, देन आपका चाइल्ड मैरिज हो गया, कास्ट हो गई, कास्ट इशू, क्लास इशू। ठीक है, जब ये सब इश्यूज़ आप पढ़ोगे ना, तो इतने इशू भी कवर करोगे ना, तो ये 6-7 इशू कवर कर लो। ठीक है, इन सब 6-7 इशू का ही मटेरियल आपको सब में काम आएगा। देखो, पढ़ना उतना ही पढ़ो जितना याद रख सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद कितना रख पाओगे। चीज़ें सिर्फ रट्टा मारते रहोगे ना, और अभी याद रह जाएगा, हर 15 दिन बाद भूलोगे। तो उतना पढ़ो जितना याद रख सको, और एक चीज़ ज़रूर समझ लो, जो पढ़ रहे हो ना उतना बहुत है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ पोटेंशियल जीडीपी, व्हाट इज़ पोटेंशियल जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, छोड़ तो सकते नहीं है क्वेश्चन। तो उसमें क्या करा बच्चों ने, और सही करा बिल्कुल, वो पोटेंशियल जीडीपी की एक नॉर्मल डेफिनेशन बना दी उन्होंने कि पोटेंशियल जीडीपी मतलब फुलेस्ट यूज़ ऑफ आपका ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये उन बच्चों की डेफिनेशन बता रहा हूँ जिनको इसकी डेफिनेशन नहीं पता थी, और उन्होंने इस क्वेश्चन को टैकल कैसे किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिक है, सबको पता होता है, तो उन्होंने लिख दिया फुलेस्ट यूज़ ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन हाफ करेक्ट है, हाफ करेक्ट नहीं है, बट ना से तो अच्छी है। उसी के साथ साथ जब बात कंपोनेंट्स की आई ना, कंपोनेंट्स नहीं पता थे बच्चों को, तो उन्होंने क्या लिखा
जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं। उन्होंने वो 5 पिलर लिखा है। क्या क्या है वो आपके? EISDD, ई मतलब आपका EISDD, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, S फॉर सिस्टम, D फॉर डेमोग्राफी एंड D फॉर डिमांड, ठीक है, एंड E फॉर इकोनॉमी, ठीक है। अगर ये 5 फैक्टर्स भी लिखे हैं तो वेल एंड गुड, आपका डिसेंट आंसर है वो, ठीक है, वो आपका एनफ आंसर है। अब देखो ये टैकल कैसे हुआ, तो मेन चीज़ है आपको सब चीज़ें नहीं आएंगी, आपने जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना फॉलो करो, उसके बाद मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा, आप लोग वो फॉलो करते जाओ, मोर देन एनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2021 वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, इस स्टेप को स्किप कर दो, मेन फोकस यहाँ पे रखो आप, और इसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे आ जाओ, टेस्ट सीरीज़ पे आ जाओ, ठीक है। अभी बाकी वीडियोस मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।